बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एसिड्स और बेसिस के पार्ट 1 में हमने ये पॉइंट डिस्कस किए थे जिनमें आर्हीनियस कॉन्सेप्ट और ब्राउनस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट शामिल था। एसिड्स और बेसिस के पार्ट 2 में हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ल्यूइस कॉन्सेप्ट एंड देन एग्जांपल्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, relative strength of acids and bases, some inorganic acids and bases, and then examples of some organic acids and bases. Lewis concept of acids and bases. In 1939, Lewis proposed a more general model for acids and bases. According to this model, an acid is an electron pair acceptor and a base is an electron pair donor. यानी एसिड ऐसी स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे और बेस ऐसी स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे। इससे पहले हमने ब्राउनस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था कि एसिड एक ऐसी चीज़ है जो प्रोटॉन डोनर हो, प्रोटॉन डोनेट करे, और बेस एक ऐसी स्पीशीज है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। लेकिन ल्यूइस कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन की डोनेशन और एक्सेप्टेंस को मद्देनजर रखते हुए ये कंसेप्ट बनाया गया कि एसिड ऐसी स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो और बेस ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के बाद जाहिर है कि एसिड और बेस में एक नया बॉन्ड जनरेट होगा और एक नई स्पीशीज बनेगी। द एसिड accepts the electron pair provided by the base and it creates a coordinate bond between the Lewis acid and the Lewis base. The resulting combination is called a complex. यानी बेस जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो उसके बाद फिर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड वहाँ पर जनरेट होगा। जिस तरह ये बेस के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इट इज़ डोनेटिंग दिस पेयर to this species, so this species will be called as acid according to Lewis concept, and when this species will accept the electron and this species will donate the electron, then this new bond will be generated between acid and base. Examples of Lewis reactions. तो ल्यूइस कंसेप्ट में चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर की डोनेशन और एक्सेप्टेंस शामिल है और एसिड उस चीज़ को कहा गया है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता हो और बेस उस चीज़ को कहा गया है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता हो। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के काबिल हो तो वही ल्यूइस एसिड हो सकती है। सो ऑल केटायंस आर मॉलिक्यूल्स short of an electron pair will act as Lewis acids. तो जिन मॉलिक्यूलों के पास या जिन आयंस के पास इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है और उनको मज़ीद अभी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस तरह की जो स्पीशीज़ होगी वो ल्यूइस एसिड के तौर पे बिहेव करेगी। और तमाम एनायंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या उनके पास एक लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन का फ्री which can be donated to Lewis acids, तो ऐसी जो स्पीशीज होगी that will act as Lewis base. मिसाल के तौर पर reaction between H positive ion and ammonia, तो अमोनिया के मालिक्यूल और प्रोटॉन के दरमियान जो रिएक्शन होता है वो ल्यूइस एसिड बेस की एक बेहतरीन एग्जांपल है। तो प्रोटॉन हम उस स्पीशीज़ को कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी स्पीशीज़ ने लिया होता है और हाइड्रोजन के पास अब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है, सिर्फ खाली न्यूक्लियस है। क्योंकि इसके पास बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो इसका इलेक्ट्रॉन किसी ने ले लिया हुआ है और अब ये सिर्फ एक न्यूक्लियस है, इसलिए हम इसको प्रोटॉन कहते हैं।
तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की शदीद कमी है और जो ही ये स्पीशीज़ जनरेट होती है तो इसको इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है। तो अगर अमोनिया इसके करीब मौजूद हो तो अमोनिया के मालिक्यूल में नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बने होते हैं और उसके अलावा इसके पास एक ये इलेक्ट्रॉनों का एक पेयर बाकी बचा होता है जिसको हम लोन पेयर कहते हैं। तो ये लोन पेयर जो है ये प्रोटॉन को डोनेट हो सकता है। जैसा ये देखें यहाँ ये इसके 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बने हुए हैं और ये एक लोन पेयर है which will be donated to this proton, and in this way a coordinate bond will be produced between this nitrogen and this hydrogen। और इस तरह ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद ये NH3 से अब ये बन गया NH4 और ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये अब इस पूरी स्पीशीज़ के ऊपर आ जाएगा और ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। अब ये चीज़ जो है इसको हम कहते हैं अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। तो इस अमोनियम आयन में एक मालिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है जो कि अमोनिया है। तो अमोनिया इज एक्टिंग एज ल्यूइस बेस और H पॉजिटिव ने ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। H पॉजिटिव is acting as Lewis acid। This is another example of Lewis acid and base reaction between H positive ion and hydroxyl ion। A proton is an electron pair acceptor and therefore it is a Lewis acid, and hydroxyl ion is an electron pair donor and hence it is a Lewis base। हाइड्रोक्सिल आयन का ये स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कि ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बना होता है हाइड्रोजन से और इसके पास 3 लोन पेयर्स होते हैं। ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हैं जिनमें 3 लोन पेयर हैं और एक ये बॉन्ड पेयर है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्सेस में है जिसकी वजह से इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। तो एक लोन पेयर इस प्रोटॉन को डोनेट होगा और यहाँ एक नया कोऑर्डिनेट बॉन्ड जनरेट होगा और ओवरऑल अब इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं होगा क्योंकि एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन जब कंबाइन करेंगे तो चार्ज ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए ये न्यूट्रल स्पीशीज़ बन गई जिसका फार्मूला है H2O यानी वाटर। वाटर के मालिक्यूल के बनने के दौरान हाइड्रोक्सिल आयन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है और H पॉजिटिव आयन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है और H पॉजिटिव आयन जिस स्पीशीज़ से निकला है वो एसिड होगी और OH नेगेटिव आयन जिस स्पीशीज़ से हासिल हुआ है वो बेस कहलाएगी। तो ये ल्यूइस बेस है जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया और ये ल्यूइस एसिड है जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया। रिएक्शन बिटवीन BH3 एंड अमोनिया, बोरान हाइड्राइड एंड अमोनिया। बोरान हाइड्राइड में जो बोरान का एटम है इसके पास बाहर वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर हुए थे और इस तरह ये BH3 का कंपाउंड बना होता है और इसके पास अब ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले शेल में, 2 ये वाले हैं, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। और किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए उसके पास ऑक्टेट रूल के मुताबिक 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बाहर वाले शेल में। तो इस तरह इस कंपाउंड में अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हैं, इसलिए ये BH3 जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है और इसमें अभी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये कंपाउंड इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो अमोनिया के पास ये एक लोन पेयर फ्री फॉर्म में होता है कंपाउंड बनने के बाद, यानी अमोनिया के मालिक्यूल बनने के बाद इसके पास एक लोन पेयर फ्री फॉर्म में होता है। तो दिस लोन पेयर कैन बी डोनेटेड टू एनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मालिक्यूल। जिस तरह ये पीछे हमने अभी मिसाल पढ़ी थी जिसमें अमोनिया ने H पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया था, तो उसी तरह यहाँ पर ये लोन पेयर जो है ये BH3 को डोनेट होगा और बोरान और नाइट्रोजन के दरमियान ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा
और ये बॉन्ड जनरेट होने के बाद ये एक नया मालिक्यूल वजूद में आ गया। अब इस मालिक्यूल के बनने के दौरान अमोनिया ने एज ए लुईस बेस काम किया है और BH3 ने एज ए लुईस एसिड एक्ट किया है। हाइड्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन Al3 पॉजिटिव। तो किसी भी कंपाउंड में अगर एल्यूमिनियम आयन मौजूद हो, इस एल्यूमिनियम आयन को अगर हम पानी में डाल दें तो ये एल्यूमिनियम आयन पानी के 6 मालिक्यूलों को अपने साथ एसोसिएट कर सकता है। अब वाटर के मालिक्यूल में ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं, 2 इसके कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं हाइड्रोजन के साथ। तो वाटर में भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की सलाहियत है, तो इट कैन एक्ट एज लुईस बेस। तो एल्यूमिनियम आयन को वाटर में डाल दिया जाए या वाटर उसके साथ इन कांटेक्ट हो, तो इस तरह फिर वाटर का जो मालिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करके एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की सलाहियत होती है। तो 6 वाटर मालिक्यूल्स के साथ कंबाइन करेंगे और इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि इसके पास था एल्यूमिनियम के पास। क्योंकि इसके पास कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल स्पीशीज है, वाटर का मालिक्यूल न्यूट्रल है, और 3 पॉजिटिव चार्ज वाला ये आयन जब इसके साथ मिलेगा तो 3 पॉजिटिव प्लस ये 0 चार्ज, ओवरऑल चार्ज हो जाएगा 3 पॉजिटिव। तो इस तरीके से ये जो चीज़ बनी है, ये इसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और ये एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स है विद 6 वाटर मालिक्यूल्स। इस कॉम्प्लेक्स के बनने के दौरान वाटर इज एक्टिंग एज लुईस बेस and this metal ion, which is aluminium, it is acting as Lewis acid। और इस तरह का जो रिएक्शन है ये तकरीबन हर मेटल जो है ये कर सकती है, और मेटल्स का जो d ऑर्बिटल है वो इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। Superiority of Lewis model of acids and bases। The model of Arrhenius was replaced by a more general model of Bronsted and Lowry. Even a more general model was proposed by Lewis. However, the Bronsted-Lowry model is more commonly used. So, Arrhenius model में एसिड एक ऐसी चीज़ है जो प्रोटॉन को डोनेट करे इन द मीडियम ऑफ वाटर। बेस एक ऐसी चीज़ है जो हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करे इन वाटर। और ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड एक ऐसी स्पीशीज है जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता हो, और बेस एक ऐसी स्पीशीज है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता हो। और ल्यूइस की थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को एसिड कहते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को बेस कहेंगे। ब्रॉन्स्टेड-लोरी का कॉन्सेप्ट आर्हेनियस से ज़्यादा जनरलाइज था, क्योंकि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में वाटर की यहाँ पे लिमिट थी कि एसिड को H पॉजिटिव आयन डोनेट करना चाहिए इन द मीडियम ऑफ वाटर, और बेस को हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करना चाहिए व्हेन इट इज़ एडेड टू वाटर। तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने वो वाटर की लिमिट रिमूव कर दी और ये कह दिया कि एसिड इज़ प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज़ प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो वहाँ पे सॉल्वेंट की जो लिमिट थी वो रिमूव हो गई, और ल्यूइस कॉन्सेप्ट जो है ये इससे भी ज़्यादा जनरलाइज्ड है। इट इज़ मोर जनरलाइज्ड देन ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। अब इसमें सिर्फ यानी इलेक्ट्रॉन को देखा जाएगा कि कौन सी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही है और कौन सी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रही है। तो ऐसा कंपाउंड या ऐसा आयन जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा होगा दैट विल बी कॉल्ड एज एसिड, और ऐसा मालिक्यूल या ऐसा आयन जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज बेस।
So in this way, Lewis concept is more generalized as compared to both of these concepts. Advantages of Lewis acid-base model. All the Bronsted-Lowry acid-base reactions are covered by the Lewis model. जितने भी Bronsted-Lowry acid-base reactions हैं वो सब Lewis model में cover हो जाते हैं. It is so because the transfer or gain of a proton is accompanied by the loss or donation of an electron pair in both type of reactions. इसकी वजह ये है कि प्रोटॉन की डोनेशन और प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस के दौरान दरअसल इलेक्ट्रॉन पेयर ही डोनेट हो रहा होता है और एक्सेप्ट हो रहा होता है. तो इसलिए जितने भी ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक रिएक्शंस हैं वो सारे ल्यूइस मॉडल में भी कवर हो जाते हैं. जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक बेस है और ये एसिड है. तो एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और इस अमल के दौरान दरअसल इलेक्ट्रॉन पेयर ही ट्रांसफ़र हो रहा है. बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है और जो एसिड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है. क्योंकि एसिड जो है ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और बेस जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं. तो इस प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस के दौरान इलेक्ट्रॉन पेयर ही ट्रांसफ़र होता है. इसी तरीके से ये प्रोटॉन एक्सेप्ट होता है और बेस उसको एक्सेप्ट करता है. तो चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं तो इसलिए ब्रॉन्स्टेड-लोरी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जितने भी एसिड बेस रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे ल्यूइस मॉडल में कवर हो जाते हैं. Many reactions which do not involve transfer of a proton are also covered by Lewis theory. यानी कुछ रिएक्शन ऐसे भी हैं जिनके दौरान प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं होता लेकिन वो एसिड बेस रिएक्शंस हैं. तो ऐसे रिएक्शन जो हैं ये लीव्स थ्योरी के मुताबिक कवर हो जाते हैं लेकिन ये ब्रॉन्स्टेड-लोरी के मुताबिक ये कवर नहीं हो रहे थे. तो इस तरह ये लीवस एसिड बेस मॉडल का ये एडवांटेज है. वो रिएक्शन भी इसमें कवर हो जाते हैं जिसमें प्रोटॉन की ट्रांसफ़र नहीं होती. जैसा ये एक मिसाल यहाँ पे दी गई है कि BF3 is combining with ammonia and this combination is an acid base reaction. इसमें BF3 के पास इलेक्ट्रॉन कम है और अमोनिया के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे नाइट्रोजन पर होता है. तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस BF3 को डोनेट होगा और इस तरह ये BF3 और अमोनिया के दरमियान ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और इस तरह ये लीविस थ्योरी के मुताबिक ये एसिड बेस रिएक्शन है और अमोनिया इज एक्टिंग एज बेस and BF3 is acting as acid because BF3 is accepting the electron pair and ammonia is donating the electron pair. और इलेक्ट्रॉन अमोनिया के पास कैसे होता है? ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, इसमें नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बने हुए हैं और इसके पास एक लोन पेयर अवेलेबल है. और बोरॉन एक ऐसा एटम है जिसके पास बाहर वाले शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 3 इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन्स के साथ शेयर करके इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनाए होते हैं और ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद इसके पास बाहर वाले शेल में जो टोटल इलेक्ट्रॉन बनते हैं वो 6 हो जाते हैं और ऑक्टेट रूल के मुताबिक अभी ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए. इसलिए BF3 का जो मॉलिक्यूल है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. इट हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर. जिस तरह पीछे अभी हमने BH3 का केस पढ़ा था तो BH3 भी इसी तरह का यानी इलेक्ट्रॉनिकली वो भी इसी तरह का मॉलिक्यूल है. उसके पास भी इलेक्ट्रॉनों की कमी है और BF3 भी उसी तरह का मॉलिक्यूल है. तो BF3 एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है अमोनिया से. सो अमोनिया इज एक्टिंग एज ल्यूइस बेस एंड BF3 इज एक्टिंग एज ल्यूइस एसिड. Neutralization reactions according to Bronsted-Lowry theory. According to Bronsted-Lowry theory, all acid-base neutralization reactions in aqueous solution can be represented by a single chemical
reaction. H3O positive plus hydroxyl ion, they are producing 2 water molecules. नहीं, H3O से H पॉजिटिव जो है वो OH से मिलेगा और वाटर बना लेगा, और इस तरह एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से हासिल होगा और एक नया बन जाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के मिलने से। इस तरह टोटल 2 वाटर मॉलिक्यूल बन गए। This is so because the acid molecule always produces hydronium ion, H3O positive ion, by donating a proton to a water molecule, and the base molecule always produce hydroxyl ion by accepting a proton from another water molecule. चूँकि ब्रॉन्स्टेड लोरी के मुताबिक बेस एक ऐसी स्पीशीज होती है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, और एसिड एक ऐसी स्पीशीज होती है जो प्रोटॉन को डोनेट करे। तो जब हम एसिड और बेस को वाटर में डालते हैं तो एसिड से जो प्रोटॉन डोनेट होता है तो उसको फौरी तौर पर वाटर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करता है, और वाटर मॉलिक्यूल फिर इस हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम बेस को वाटर में डालते हैं तो बेस एक ऐसी स्पीशीज होती है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, तो वो बेस जो है वो फौरी तौर पर वाटर के मॉलिक्यूल से H निकाल कर उसको एक्सेप्ट करता है, और वाटर का जब H यहाँ से निकल जाता है तो हाइड्रोक्सिल आयन बाकी बच जाता है। तो इस तरह बेस के वाटर में डालने पर OH नेगेटिव आयन हासिल होता है, और एसिड के वाटर में डालने पर हाइड्रोनियम आयन बनता है। तो फिर ये हाइड्रोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन आपस में कंबाइन करके ये वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इस तरह जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो बेसिकली ये वाला रिएक्शन होता है इन द वाटर मीडियम। तो इस तरह तमाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जो वाटर में हो रहे होते हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। यहाँ हम ये बात डिस्कस करेंगे कि कौन से एसिड जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, और कौन से एसिड और बेस वीक होते हैं। The strength of an acid depends on its ability to transfer its proton to a base to form its conjugate base. जनरली हम एसिड की ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि ये HA कोई एसिड है, इसके पास ये H एक प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन इसने डोनेट करना है, वाटर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो वाटर को जब ये प्रोटॉन मिलेगा तो इट विल बी कन्वर्टेड टू दिस हाइड्रोनियम आयन, और HA जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा A नेगेटिव में, और इस तरह A नेगेटिव जो है ये कॉन्जुगेट बेस है HA का। तो मजमूई तौर पर इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल इस तरफ भी है और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ भी है, यानी ये जो H3O पॉजिटिव है ये मुश्तमिल है H2O पर और H पॉजिटिव पर। तो इस तरह ये H2O और ये H2O ये दोनों अगर आपस में हम कैंसिल कर दें तो हमारे पास ओवरऑल ये इक्वेशन बनती है HA और यहाँ पर H पॉजिटिव और इधर A नेगेटिव। तो इस इक्वेशन की अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें तो उसमें प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस को हम नॉमिनेटर में लिखते हैं और जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी कंसंट्रेशंस को हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी K is equal to concentration of H positive ions into concentration of A negative ions divided by concentration of acid HA। तो इसमें ये जो कांस्टेंट है इसके लिए हम Ka का लफ्ज़ लिखते हैं और इसका मतलब है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब एसिड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो H पॉजिटिव आयन और A नेगेटिव में वो ज़्यादा डिसोसिएट होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जो H पॉजिटिव आयनों में मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट हो जाए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इनकी मकदार ज़्यादा होगी और HA की मकदार कम बचेगी। जब नॉमिनेटर का फैक्टर ज़्यादा हो और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो तो फिर इसका जवाब जो है वो ज़्यादा आता है। इसका मतलब ये है कि
जो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उसकी Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जो एसिड वीक होगा वो इधर अपने आयंस में कम कन्वर्ट होगा, यानी वो अनडिसोसिएटेड ज़्यादा होगा और डिसोसिएटेड की फॉर्म में कम होगा, यानी कम H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। तो फिर ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज होगी वो ज़्यादा होगी और नोमिनेटर में वैल्यूज कम होंगी, और इस तरह Ka की वैल्यू कम आएगी। तो जो वीक एसिड्स हैं उनके लिए Ka की वैल्यू कम होगी और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उनके लिए Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पर जब हम एसिटिक एसिड को पानी में डालते हैं तो एसिटिक एसिड से H पॉजिटिव आयन निकलकर वाटर से मिलते हैं और वो हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, और सिंपलिसिटी के लिए हम यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन को H पॉजिटिव की फॉर्म में ही लिख रहे हैं, और बाकी ये बच जाएगा एसीटेट आयन। तो इसकी Ka की जो इक्वेशन है वो ये बनेगी इस इक्वेशन के मुताबिक, और Ka जो है इट इज़ कॉल्ड एज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और हायर द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। जब भी आपने कोई से दो एसिड कंपेयर करने हो कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है, तो उसकी Ka की वैल्यू देख लें। तो जिस एसिड की Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग होगा और दूसरा एसिड जो है वो वीक होगा। और बिल्कुल इसी तरीके से ये बेस के लिए है। किसी बेस को जब हम पानी में डालते हैं तो वो उससे OH आयन जनरेट होता है और साथ ये B पॉजिटिव आयन बाकी बचता है। तो इसके लिए जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो इस तरीके के मुताबिक होगा, कंसंट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव into concentration of OH negative divided by concentration of the base, and it is equal to Kb, and Kb is known as base dissociation constant। ये इक्वेशन बिल्कुल एसिड की तरह ही है, और एसिड का A उतार कर यहाँ पे हमने बेस के लिए B लगा दी है। तो बिल्कुल इसी डिस्कशन के मुताबिक जो बेस स्ट्रॉन्ग होगा वो अपने आयंस में ज़्यादा डिसोसिएट होगा और ये मिकदारें ज़्यादा होंगी, और डिनोमिनेटर में वैल्यू कम बचेगी और उसके लिए Kb की वैल्यू बड़ी आएगी। तो जो बेस स्ट्रॉन्ग हैं उनकी Kb की वैल्यू हायर होती है, और जो बेस वीक हैं उनकी Kb की वैल्यू कम होती है। और आपने दो बेसिस को कंपेयर करना हो कि कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बेस वीक है, तो उनकी Kb की वैल्यू को देखा जाएगा। जिस बेस की Kb की वैल्यू ज़्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग होगा और दूसरा वीक होगा। यहाँ पर कुछ एसिड्स और कुछ बेसिस की एग्जांपल दी गई हैं। ये कुछ एसिड्स हैं उनकी Ka की वैल्यूज़ हैं, और ये कुछ बेस हैं उनकी ये Kb की वैल्यूज़ हैं। बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट और ये है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और इसमें आपने कोई से भी दो बेस कंपेयर करने हो तो उनकी आप Ka की वैल्यूज़ देख लें। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन सल्फेट को अगर आप कंपेयर करें इस फिनोल के साथ, तो फिनोल की जो Ka की वैल्यू है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻10 है, और HSO4 की जो Ka की वैल्यू है ये 1.2 इंटू 10⁻⁻2 है। तो HSO4 की Ka की वैल्यू बड़ी है और फिनोल की Ka की वैल्यू कम है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि HSO4 इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड एज कम्पेयर टू फिनोल। तो इसी तरीके से आप इन बेसिस को भी कंपेयर कर सकते हैं, और ये चंद एग्जांपल्स दी गई हैं। एसिड्स की Ka की वैल्यूज़ और बेसिस की Kb की वैल्यूज़ इजीली बुक से और लिटरेचर से अवेलेबल हैं, और वहाँ से आप इजीली इनको हासिल करके इनकी वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं और पता चला सकते हैं कि कौन से एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग हैं और कौन से एसिड और बेस वीक हैं। तो लिटरेचर में Kb की वैल्यूज़ और Ka की वैल्यूज़ के अलावा एक और वैल्यूज़ भी अवेलेबल होती है जिसको हम pKa और pKb कहते हैं। तो pKa और pKb क्या चीज़ है, इनकी ये डेफिनेशंस यहाँ दी गई हैं। pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने pH के बारे में पढ़ा था कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। तो इसी तरह ये है, इसमें ये P का जो लफ्ज़ है ये माइनस लॉग को इंडिकेट करता है,
जिसके साथ भी ये लगा हुआ हो, उसका मतलब ये होता है कि ये उस चीज़ का माइनस लॉग है। तो पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के, पी के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के बी। ये देखा गया है कि अगर के ए की वैल्यू बड़ी हो तो उसके लिए पी के ए की वैल्यू छोटी आएगी, और इसी तरह जिस बेस के लिए के बी की वैल्यू बड़ी होगी उसकी पी के बी की वैल्यू स्मॉल होगी। तो जो एसिड स्ट्रॉन्ग हैं उनकी के ए की वैल्यू बड़ी होगी और उनकी पी के ए की वैल्यू जो है वो छोटी होगी। इसी तरह जो बेस स्ट्रॉन्ग हैं उनकी के बी की वैल्यू बड़ी होगी और पी के बी की वैल्यू छोटी होगी। जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एसिड जो हैं, ये एसिड स्ट्रॉन्ग है और ये एसिड वीक है। तो के ए की वैल्यू इसकी छोटी है और इसकी के ए की वैल्यू बड़ी है, लेकिन पी के ए की वैल्यू इसकी बड़ी है और पी के ए की वैल्यू HSO4 की छोटी है। तो ये जो एग्जांपल्स दी गई हैं इनमें एसिड स्ट्रेंथ जो है वो इस तरफ इंक्रीज हो रही है, और आप देख रहे हैं कि पी के ए की वैल्यू जो है वो उसी तरीके से कम हो रही हैं और के ए की वैल्यूज ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। तो इसी तरह से जो बेस हैं उनके लिए के बी की वैल्यूज ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं और पी के बी की वैल्यूज ऊपर की तरफ कम हो रही हैं। जो बेस स्ट्रॉन्ग होगा उसकी के बी की वैल्यू बड़ी होगी और पी के बी की वैल्यू छोटी होगी। हायर इज द के ए, smaller is the pKa, and stronger is the acid. Strong acids ionize in water fully or more as compared to weak acids. Higher is the Kb, smaller is the pKb. जितनी Kb की वैल्यू हायर होगी उतनी ही pKb की वैल्यू स्मॉल होगी और बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग बेस जो हैं दे आयोनाइज इन वाटर फुल्ली or more as compared to weak bases. मिनरल एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स, यहाँ पर कुछ कॉमनली इस्तेमाल होने वाले इनऑर्गेनिक एसिड्स की एग्जांपल्स दी गई हैं, और इन एसिड्स को हम मिनरल एसिड्स भी कहते हैं। ए मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड इज एनी एसिड derived from an inorganic compound that dissociates to produce hydrogen ions as positive ions in water. Mineral acids are highly soluble in water but tend to be insoluble in organic solvents. The inorganic acids are corrosive. Mineral acids ऐसे एसिड्स होते हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हासिल होते हैं, यानी वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो मिनरल्स हैं वहाँ से हासिल होते हैं, यानी मादनियात ज़मीन से हासिल होती हैं वहाँ से उनको बनाया जाता है। मिसाल के तौर पे ये जो HCl है इसको हम नमक से हासिल करते हैं, और नमक जो है NaCl वो ज़मीन से हासिल होता है। तो नमक एक मिनरल है और इसीलिए जो HCl है ये मिनरल एसिड है। इसी तरीके से बाकी जो कंपाउंड है ये भी मुख्तलिफ मिनरल से ही बनाए जाते हैं और इसीलिए हम इनको मिनरल एसिड्स कहते हैं। ये जो मिनरल एसिड्स हैं ये वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें ये कम हल होते हैं और ये बहुत क्रोसिव हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रस एसिड HNO2, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, फास्फोरिक एसिड H3PO4, फास्फोरस एसिड H3PO3, बोरिक एसिड H3BO3, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr, परक्लोरिक एसिड HClO4, हाइड्रोआयोडिक एसिड HI। इनऑर्गेनिक बेसिस, यहाँ पर कुछ बेसिस की एग्जांपल्स हैं जो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल में आती हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH twice, सोडियम ऑक्साइड Na2O, जिंक ऑक्साइड ZnO, कॉपर 2 ऑक्साइड CuO, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
MgOH twice, aluminium hydroxide AlOH thrice, potassium hydroxide KOH, barium hydroxide BaOH twice, aqueous ammonia NH4OH। एक्वस अमोनिया जो है इसको हासिल करने के लिए अमोनिया गैस को पानी में हल किया जाता है और अमोनिया पानी में हल होकर NH4OH बनाती है। अल्कली, any base which is soluble in water is called as alkali. For example NaOH, KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह। तो तमाम ऐसी बेस जो पानी में सॉल्युबल होती हैं उनको अल्कली कहा जाता है। इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह जो हैं ये अल्कलीज हैं। बेस दो तरह के हो सकते हैं, some of them are soluble in water and others are insoluble in water. So those bases which are soluble in water will be known as alkalis, और जो insoluble हैं इनमें इस तरह के कंपाउंड शामिल हैं, कुछ मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं और कुछ मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो जो बेसेस वाटर में सॉल्युबल हैं दे आर आल्सो नोन एज अल्कलीज। सम कॉमन ऑर्गेनिक एसिड्स, ये कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो ऑर्गेनिक हैं। दे आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन आवर डेली लाइफ। फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, और ये उनके कुछ ओरिजिन्स हैं। फॉर्मिक एसिड जो हैं दे आर फाउंड इन इंसेक्ट बाइट्स, मुख्तलिफ किस्म के जो इंसेक्ट जो डंग लगाते हैं उनके डंग के अंदर उनकी बाइट्स में फॉर्मिक एसिड होता है और वो डंग लगाने के दौरान फॉर्मिक एसिड ट्रांसफर कर रहे होते हैं हमारे जिस्म के अंदर। तस्वीर आपको नजर आ रही है, इसको इंग्लिश में वास्प कहते हैं। एस्टिक एसिड जो है ये सिरके में होता है जिसको वाइन जार कहते हैं या विनीगर पढ़ते हैं बाद लोग। लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन सावर मिल्क। ऑक्सैलिक एसिड जो है ये नेचुरली ये वाला जो पौधा है इसमें पाया जाता है। एलिफेंट ईयर प्लांट इसको कहते हैं, इसके कुछ और नाम भी हैं। तो ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, सजावटी पौधा है जो अक्सर जगहों पे आपने इसको देखा होगा। तो इसके पत्तों में और इसके ये शूट्स में ये ऑक्सैलिक एसिड मौजूद होता है। और ऑक्सैलिक एसिड जो है ये बहुत टॉक्सिक है, अगर इसको स्वालो किया जाए, इसको खा लिया जाए अगर, तो ऐसे घरों में जहाँ पे बच्चे हैं अगर वो उन घरों में ये पौधे लगे हों तो उनमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है इस बात का कि बच्चे इसका पत्ता मुंह में डाल सकते हैं। और ये ऑक्सैलिक एसिड उन पत्तों में मौजूद होता है। तो ये ऑक्सैलिक एसिड जब उनके गले में पहुंचता है तो गले को स्वेल कर देता है, गले में स्वेलिंग हो जाती है जिससे सांस बंद होने का खतरा होता है। तो इसलिए इस पौधे के बारे में आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि ये पौधे के कुछ नुकसान भी हैं और उसी हिसाब से इससे बचाव करना चाहिए। Citric acid is found in lemon and all other citrus fruits. Tartaric acid is found in grapes, grape juice. Malic acid is found in apples and pears. तो मैलिक एसिड और मैलिक एसिड ये दोनों नाम मिलते जुलते हैं लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो है बहुत मुख्तलिफ है। ये स्ट्रक्चर आप इनका देखें, मैलिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है और मैलिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है जिसमें ईथीन के साथ दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स जो हैं वो एक ही सिमत में अटैच है। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड अपोजिट सिमतों में अटैच हुए हों तो इसको फिर फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं। ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही सिमत में हों तो ये मैलिक एसिड है, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे हो और H यहाँ पे हो देन इट इज़ फ्यूमेरिक एसिड। लेकिन मैलिक एसिड में यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है और इस तरफ H की बजाय यहाँ पे एक OH है। सिट्रिक एसिड का ये फार्मूला है, इसमें 3 कार्बन की चेन है और हर कार्बन के साथ एक एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। टार्टारिक एसिड में 2 कार्बन की चेन है और हर कार्बन के साथ एक एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ओवरऑल चेन लेंथ जो है ये 4 कार्बन पर मुश्तमिल है। तो यहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट करें तो कार्बन 1
2 3 4 4 कार्बन की चेन है ये, और ये 3 कार्बन की चेन है। इसमें सेंटर वाली कार्बन पर OH है, इट इज़ लैक्टिक एसिड। और ये कंपाउंड जो है इसमें भी 4 कार्बन है ओवरऑल, और 2 इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं। इससे बेंजोइक एसिड में बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, ये बेंजोइक एसिड है। तो ये कुछ तारीफ है उन ऑर्गेनिक एसिड्स का जो मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं। These are some examples of organic bases। ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के मुताबिक कोई चीज़ अगर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले दैट इज़ बेस, और लीविस थ्योरी के मुताबिक वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए ऐसा एटम होना चाहिए जिसके पास एक लोन पेयर हो। ये जो अमाइनो ग्रुप है इसमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, और ये प्रोटॉन को डोनेट होता है, और इस तरह प्रोटॉन यहाँ पर बाद में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो इसलिए वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें अमाइनो ग्रुप होता है दे कैन एक्ट एज बेस, और लीविस थ्योरी के मुताबिक ये बेस इस तरह हैं कि दे कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो तमाम ऐसे ऑर्गेनिक अमाइनो कंपाउंड बेस हैं, खा वो अरोमेटिक हों या वो एलिफेटिक हों, खा वो प्राइमरी अमाइंस हों, जैसा ये प्राइमरी अमीन्स हैं ये भी बेस के तौर पे एक्ट करती हैं। ये सेकेंडरी अमीन्स हैं जिनमें नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप हैं या 2 अरोमेटिक ग्रुप्स हैं, ये भी बेसिस के तौर पे एक्ट करेंगी। ये सारी जो टर्शियरी अमीन्स हैं जिनमें नाइट्रोजन की तीनों हाइड्रोजन जो हैं वो अल्काइल ग्रुप से या अरोमेटिक ग्रुप से रिप्लेस हैं, ये भी बेस के तौर पे एक्ट करेंगी। मिसाल के तौर पर ये एलिफेटिक अमीन है, इसमें इस आर की जगह पर मिथाइल है, और ये भी एलिफेटिक अमीन है इथाइल अमीन, इसमें आर की जगह पर इथाइल ग्रुप है। ऐसा ये एक और कंपाउंड है जो कि बहुत इंडस्ट्री इम्पॉर्टेंट है, इंडस्ट्री में इसका बहुत इस्तेमाल है, ट्राई इथानोल अमीन, और इस सिंपली इसको इसकी एब्रीविएशन है TEA। ये pyridine है, इट इज़ आल्सो ए बेसिक कंपाउंड। दिस इज एनिलीन, इट इज़ आल्सो ए बेसिक कंपाउंड, इट इज़ अरोमेटिक बेस। तो इस तरीके से वो तमाम कंपाउंड जो जिनमें अमाइनो ग्रुप है दे कैन एक्ट एज बेस। तो एसिड और बेस का पार्ट 2 यहाँ मुकम्मल हुआ, और इसको मुकम्मल समझने के लिए इसके बाकी पार्ट्स भी देखें और उनको समझें। पार्ट 1 और नेक्स्ट पार्ट्स के भी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अपने क्वेश्चंस और अपने कमेंट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।